हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज एक मॉडल पेपर के तौर पे रीट के परीक्षा प्रश्न पत्र से आपको अवगत करवाने की कोशिश रहेगी। और एक पूरी रीट का जो पेपर होता है उसी बेसिस पे एक मॉडल पेपर आपके समक्ष जो मैं लेके आया हूँ। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं और रीट का पेपर जो है साइकोलॉजी के सभी स्तर के पेपरों में एक अच्छा लेवल आता है। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रीट की साइकोलॉजी यदि आपने अच्छे से कवर कर ली ना तो आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और आपके सीडीपी जो सीटेट के अंदर मतलब आपकी बिल्कुल ईजी हो जाएगी। यानी कि रीट का पेपर बहुत ही एक अच्छे लेवल का बनाया जाता है। रीट में साइकोलॉजी हार्ड नहीं आती है। रीट की साइकोलॉजी में जो सब कुछ मैटर करता है वो लैंग्वेज पे करता है। रीट की साइकोलॉजी के क्वेश्चंस की लैंग्वेज उलझाने वाली होती है। क्वेश्चंस को अगर अपन ने अच्छे से समझ लिया तो उसका आंसर आ जाता है, लेकिन लैंग्वेज जो है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को क्या है कि उलझा के रखती है। ठीक है, उलझाने का प्रयास रहता है। एग्जामिनर का प्रयास हमेशा यही रहता है कि 2 ऑप्शंस 3 ऑप्शंस में उलझा देना। ठीक है, उलझा देगा तो फिर अपन उसमें सुलझेंगे कैसे, जैसे सुलझ पाएंगे कैसे कि उसके क्वेश्चन को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और साइकोलॉजी ऐसे नहीं है कि मैं डरा रहा हूँ आपको, अच्छे से कवर कर पाओगे आप, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पुटअप करके लाया हूँ जो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप पूरे पेपर्स को जरूर देखें और फिर इसके बाद में अपना आकलन करें कि मेरी कितनी अच्छी तैयारी है। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चंस देखते हैं कि एक बालिका जो वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीम में संशोधन कर लेती हैं। देखिए शब्दों को पकड़िए, स्कीम्स में संशोधन करना। ठीक है, पहला कथन ये निकल के आया है, स्कीम में संशोधन कर लेता है स्टूडेंट्स। पियाजे के अनुसार यह उदाहरण संज्ञानात्मक विकास की किस प्रक्रिया से संबंधित है? किस प्रक्रिया से संबंधित है? देखिए स्कीम या फिर स्कीमा में संशोधन कर लेना, स्कीमा के अंदर अगर अपन ने संशोधन कर लिया तो उस चीज को अपन क्या कहते हैं? समायोजन कहा जाता है। ठीक है, न कि अनुकूलन। ध्यान रख लेना, अनुकूलन इसे नहीं कहा जाएगा, अनुकूलन इसको नहीं कहा जाएगा। ठीक है, स्कीमा में स्कीम्स के अंदर संशोधन कर लेना समायोजन होता है, अनुकूलन नहीं होता। यही तो लैंग्वेज। देखिए दोनों ऑप्शंस भी डाल रखे हैं एग्जामिनर ने, क्या कर रखा है? दोनों ऑप्शंस भी डाल रखे हैं, समायोजन और अनुकूलन। ठीक है ना, तो अपने को यही ध्यान रखना है कि यहाँ जो आंसर होगा आपके समायोजन, इसका आंसर राइट रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीम में संशोधन कर लेना, स्कीमा के अंदर संशोधन करना समायोजन कहलाता है। ध्यान रख लेना अच्छे से। और जीन पियाजे जो है बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, काफी बार बता चुका हूं आपको। रीट के एग्जाम्स के लिए जीन पियाजे को इतना अच्छा कवर कर लेना आप, क्योंकि यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं एग्जाम्स का जो प्रश्न पत्र सॉल्यूशन करवाऊंगा तब बताऊंगा आपको कि देखिए ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, ये भी करवाया था। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आपके समायोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी गैने द्वारा, ठीक है, गैने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी की उच्चतम अवस्था है? ठीक है, गैने ने जो अधिगम के सोपान बताए थे उसमें सबसे उच्चतम अवस्था कौन सी बताई थी? क्या सिद्धांत अवस्था, समस्या समाधान, बहुविभेदन या फिर उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम? देखिए गैने ने जो सबसे उच्चतम अवस्था बताई थी वो बताई थी समस्या का समाधान। क्या बताया था? समस्या समाधान। ये गैने ने सर्वोत्तम अवस्था बताई थी, सबसे उच्चतम अवस्था बताई थी कि बच्चा जब अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लग जाएगा तब वह पूरा परिपूर्ण तरीके से, मानसिक तरीके से वो परिपूर्ण हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर आपका 2 नंबर ऑप्शन रहेगा। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अगला। बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार पूछ रहा है कि बाह्य प्रेरक, ये बाह्य है, बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्त प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्त प्रेरक, देखिए बंडूरा ने जो बताया था, देखिए अटेंशन, रिटेंशन, ठीक है, 2 चीजें तो वो बताई थी। ठीक है, उसके बाद में मोटिवेशन आखिरी में बताया था। ठीक है ना, तो मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो अपन किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, अपन ने किसी के साथ व्यवहार किया, दूसरों के व्यवहार से अपन ने सीख लिया, दूसरों के साथ अपन ने व्यवहार किया, उस व्यवहार को कोई थर्ड पर्सन अपने व्यवहार के बारे में क्या बोलेगा कि ये सही कर रहा है, गलत कर रहा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा क्यों किया, थर्ड पर्सन अपने को बोल रहा है, नहीं कि सेकंड पर्सन। ठीक है, अपन ने सेकंड पर्सन के साथ व्यवहार किया। ठीक है, तो अपने व्यवहार की प्रशंसा, तुलना, ठीक है, या फिर जो भी थर्ड पर्सन कर रहा है, तो उस चीज को बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्ति प्रेरक के रूप में तोला जाएगा, और ये जो है आपके अभिप्रेरणात्मक तत्व के अंदर आएगा। किस प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा? अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आप अल्बर्ट बंडूरा को भी अच्छे से देखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के स्थानांतरण से है, कौन अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता है? देखिए ऐसे शब्दों पे आप गोला बना लेना पेपर्स में, नहीं करता है। ठीक है, तो नहीं पूछ रहा है। देखिए विषय वस्तु को दैनिक जीवन से जोड़ना, विषय वस्तु को दैनिक जीवन से जोड़ना धनात्मक स्थानांतरण का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना गया है। याद रख लेना, ये सही है। स्वयं हेतु रटना अधिगम, सिखाई गई सामग्री के अनुप्रयोग पर बल, या फिर विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। विषय वस्तु की अर्थपूर्णता को धनात्मक स्थानांतरण में गिना जाता है, और सिखाई गई सामग्री का अनुप्रयोग पर बल देना भी धनात्मक में आता है। लेकिन रटना, और रटना कभी धनात्मक स्थानांतरण के अंतर्गत नहीं आएगा। स्वयं हेतु रटना अधिगम, ये गलत हो जाएगा, यहाँ नहीं पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अगला। ठीक है, ये मापन से है आपके, व्यक्तित्व मापन की विधियों से क्वेश्चन है, और व्यक्तित्व मापन की विधियों को आपको अच्छे से कवर करना है। वहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चन तो 100%, एक क्वेश्चन तो आपके है ही है, मान लो। और आप प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी विधियों को भी अच्छे से देख लेना, तो दोनों विधियों में से ही आपके क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, देखिए व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक में कर्ता को अनेक चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचारों और भावनाओं पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है। यह तकनीक क्या कहलाती है, या यह तकनीक है? देखिए कार्ड दिखाए जाते हैं, सीएटी परीक्षण सुना है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या व्यक्ति को कार्ड दिखाए जाते हैं। ठीक है, कार्ड पे विभिन्न प्रकार के चित्र होते हैं, विभिन्न प्रकार के कलर्स होते हैं। ठीक है, कार्ड द्वारा व्यक्ति को बोला जाता है, कार्ड को देखकर एक आपको कहानी की रचना करनी है, एक कहानी लिखनी है। ठीक है, तो ये जो परीक्षण है, ये कौन सा परीक्षण माना जाएगा, यह तकनीक कौन सी मानी जाएगी? तो काफी बार बता चुका हूं, यह जो है प्रक्षेपी तकनीक गिनी जाएगी। ठीक है, प्रक्षेपी तकनीक के अंदर 5 विधियां सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। मैंने अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसके माध्यम से मैंने सभी क्वेश्चंस लगभग करवा दिए हैं। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है उन सबको पता है कि प्रक्षेपी विधि, प्रक्षेपी तकनीक की जो 5 विधियां हैं कौन कौन सी है, और सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट वही विधियां हैं। आप उन 5 को भी देख लोगे तो भी आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है उनको तो अच्छे से आता होगा, और जिन्होंने नहीं ले रखी है उनको मैं करवाने की यूट्यूब के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ। और टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको टेस्ट सीरीज का सारा मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है, अगला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, बहुत ही समायोजन से है, ये एडजस्टमेंट से क्वेश्चन है। एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है, ठीक है, लेकिन अपर्याप्त क्षमता के कारण वह उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना।
ठीक है, वो चिकित्सक नहीं बन पाया, कुछ खामियां रह गई उसके अंदर, तो उसने क्या है कि प्रयोगशाला तकनीशियन बनना ही चुना। उसके द्वारा अपनाई गई यह समायोजन प्रक्रिया है। देखिए स्पष्टतः अपने आप ही है, ये पहले चिकित्सक बनना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ उसकी कमियां रह गई, इस कारण वो चिकित्सक नहीं बन पाया, तो वो प्रयोगशाला तकनीशियन बन गया, यानी कि इधर से इधर। ठीक है, अपने पास दो रास्ते थे, एक ये था, एक ये था। ये रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ था, ये रास्ता थोड़ा सीधा था। इस उबड़ खाबड़ में कहीं ना कहीं अपन चोट खा के यहाँ रह गए, तो अपन ने यहाँ से क्या किया, वापस अपना रास्ता चेंज कर लिया, यानी कि प्रतिस्थापन अपन ने इधर से इधर प्रतिस्थापन कर लिया। ठीक है ना, तो उसने चिकित्सक ना बन के तकनीशियन बन लिया, तो वो क्या है कि प्रतिस्थापन हो जाएगा। रक्षात्मक युक्तियों से आपके 100% एक प्रश्न आएगा। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक जो रक्षात्मक युक्तियां जो है आपने समायोजन प्रक्रिया के अंतर्गत, उनको आप अच्छे से देख लेना, वहां से आपके क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी, एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा और जाने भी नहीं दूंगा। आपके 30 में से कम 25 क्वेश्चन अपनी ही टेस्ट सीरीज से आएगा। ठीक है, आखिरी में मिलान करके बताऊंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है कि एक बालक के व्यवहार में विचलन, असामान्य प्रतिक्रियाएं उसके अपने अभिप्रेरकों और अंतर्नोद, अभिप्रेरक और अंतर्नोद को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती है। कुसमायोजन का यह कारक है। देखिए गौर कीजिए क्वेश्चंस पे कि बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रियाएं जो कि उसके अपने अभिप्रेरकों और अंतर्नोदों को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती है, कुसमायोजन का यह कारक है। देखिए यहाँ अभिप्रेरक और अंतर्नोद जो हैं कौन से कारक माने जाते हैं। सबसे पहली बात, अगर दोनों शब्द यहाँ पे आ रहे हैं तो दोनों शब्द कौन से प्रेरक माने जाते हैं। ये दोनों जो हैं प्रेरक जो हैं ये मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, अगर इनको मनोवैज्ञानिक कारक माना जाएगा तो फिर यहाँ कुसमायोजन का कारक कौन से प्रकार के अंतर्गत आ जाएगा, मनोवैज्ञानिक ही आ जाएगा ना। कौन सा आ जाएगा, मनोवैज्ञानिक। तो अपन ने दो शब्दों की अच्छे से पहचान कर ली, तो अपना क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन कितना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन इसके अंदर दो केवल जो दोनों प्रेरक दे रखे थे, अभिप्रेरक और अंतर्नोद जो दे रखे थे, उनका जो मतलब कारक है वो कौन से कारक हैं, मनोवैज्ञानिक कारक है। तो यहाँ जो कुसमायोजन का कारक मनोवैज्ञानिक हो जाएगा, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। शब्दों को पकड़ लोगे तो आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा, और शब्द अगर आपके समझ में नहीं आया तो आंसर नहीं दे पाओगे, ये साइकोलॉजी है। ठीक है, क्लीन चीट होना चाहिए, यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, साइकोलॉजी के अंतर्गत सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, समझ बनानी पड़ेगी, तब जाके ये जो क्वेश्चंस राइट होंगे। मैंने मतलब सिलेबस का एनालिसिस करवाया, उस दिन मैंने बताए थे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वहाँ मैंने ये समायोजन और कुसमायोजन के बारे में कहा था, दोनों में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था कि रक्षात्मक युक्तियों में से क्वेश्चन आएगा। मैंने ये भी कहा था लर्निंग डिसेबिलिटी पे क्वेश्चन आया था। मैंने कहा था विकास की अवस्थाओं पे क्वेश्चन आ रहा है, विकास के सिद्धांत पे क्वेश्चन आ रहा है, विकास की प्रकृति पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वंशानुक्रम वातावरण पे क्वेश्चन आएगा। जब मैंने सारे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि यहीं से ही आएगा। ठीक है, मैंने कहा प्रक्षेपी विधियों को आपको अच्छे से पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है ना, तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आंसर नहीं आएगा। यहाँ राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति का संवेग व्यवहार का प्रभावित तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंधन को उच्चतम बनाता है उसकी विशेषता है। देखिए संवेग की बात हो रही है। ठीक है, संवेग और व्यवहार, अगर संवेग के साथ व्यवहार प्रकट हो रहा है, संवेग के साथ अगर व्यवहार प्रकट हो रहा है और बुद्धि की बात हो रही है, तो जहां पर भी संवेग शब्द आ जाए तो संवेगात्मक बुद्धि राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संवेगात्मक बुद्धि राइट आंसर हो जाएगा। मैं ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, बताते नहीं है, चूक ना जाना। बुद्धि की बात हो रही हो और संवेग शब्द आ जाए व्यवहार के साथ में, तो आपको संवेगात्मक बुद्धि राइट कर देना है। समझ रहे हो बात को,
यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि संवेग और व्यवहार का प्रभावित तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंधन को उच्चतम बनाता है वो संवेगात्मक बुद्धि होता है। संवेगात्मक बुद्धि पर जो व्यवस्थित कार्य किया था, किसने किया था? डेनियल गोलमैन ने। ठीक है, ये भी याद रखना, डेनियल गोलमैन। ठीक है, ये राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ही लेके आया हूं मैं, पूरे रीट पेपर बेसिस क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पुटअप ना हो सकता है इस क्लास में से ही 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाए। देखिए लैंग्वेज तो चेंज होगी, लैंग्वेज तो ऐसा कोई बुक्स नहीं है जहाँ से हूबहू लैंग्वेज आपको देखने की मिलेगी, नहीं मिलेगी। ठीक है, कतई नहीं मिलेगी, लैंग्वेज चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि की प्रत्याशा, संतुष्टि की प्रत्याशा यानी कि चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति की जो प्रत्याशा है उसको अपन क्या कहते हैं, क्या कहा जाएगा? उसको उपलब्धि अभिप्रेरणा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उपलब्धि अभिप्रेरणा, अचीवमेंट मोटिवेशन। ठीक है, उपलब्धि अभिप्रेरणा इसको राइट आंसर रहेगा। संतुष्टि प्राप्ति उपलब्धि अभिप्रेरणा से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 10वां क्वेश्चन है कि किस उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श द्वारा अपराधी बालक में सूझ एवं समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, अपराधी बालक की बात हो रही है। मनोचिकित्सक और परामर्श द्वारा सूझ और समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न करना मनोगतिक उपागम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मनोगतिक। इन चीजों को आपने पढ़ लिया तो डायरेक्ट ही शब्दों को पकड़ के मनोचिकित्सा और परामर्श द्वारा अपराधी बालकों की बात हो रही तो मनोगतिक आएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम, विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है, वह किस प्रकार के अधिगमकर्ता के लिए ऐसा कर रहा है? देखिए संवर्धन कार्यक्रम और एक कार्यक्रम आता है त्वरण, त्वरण और संवर्धन, ये दोनों शब्द कहीं पर भी देखने को मिल जाए, कहीं पर भी देखने को मिल जाए और बात हो रही हो अधिगमकर्ताओं की, तो आपको जो राइट आंसर करना है प्रतिभाशाली, क्योंकि तीव्र गति से प्रतिभाशाली सीखते हैं तो उनका जो पैटर्न तीव्र गति से ही रखा जाएगा, संवर्धन कार्यक्रम भी उनके लिए ही रखे जाएंगे। आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए ऐसा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान कैसी, किसकी शाखा है? समाज मनोविज्ञान की, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की, विकासात्मक मनोविज्ञान की या प्रायोगिक मनोविज्ञान की? देखिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये आपके व्यवहारात्मक मनोविज्ञान हो जाएगा, एप्लाइड। क्या हो जाएगा? एप्लाइड। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारात्मक मनोविज्ञान, 2 नंबर ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है विकास के बारे में। निम्न में से कौन सा विकल्प वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? ठीक है, विकास क्रम में एक रूपता, विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है, निरंतरता का सिद्धांत और वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। देखिए क्वेश्चन जो पूछ रहा है नहीं के बारे में पूछ रहा है। ठीक, विकास क्रम में एक रूपता होती है, बिल्कुल राइट है। विकास विशेष से सामान्य नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। काफी बार बता चुका हूं, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट चलता है। कैसे चलता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास चलता है। ठीक है, तो यहां जो गलत आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शंस रहेगा। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत सही है, यहाँ 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास और वृद्धि दोनों की प्रकृति को आप अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 2 से 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान है? कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला, देखिए विशेष निहितार्थ करने वाला यानी कि प्रभाव डालने वाला, तो थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान है? तो इसके अंदर थॉर्नडाइक का जो योगदान है, प्रभाव का नियम आ जाएगा, क्योंकि प्रभाव डालने की बात हो रही है, विशेष प्रभाव, ठीक है, तो प्रभाव का नियम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब बालक सीधे हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगमांतरण उसे उल्टे हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। ये कौन सा स्थानांतरण हो रहा है अधिगम का? देखिए, एक हाथ से लिखना आपने सीख लिया, ठीक है, तो फिर दूसरे हाथ से लिखने में आपको सुगमता पैदा होगी, जल्दी सीख जाओगे। तो इस अधिगम स्थानांतरण को जो कहा जाएगा द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण, क्या कहा जाएगा? द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। अधिगम स्थानांतरण पे क्वेश्चंस पुटअप होता है रीट के अंदर और होगा, ये मैं बता रहा हूँ, आएगा क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? विकास के सिद्धांतों की बात हो रही है। देखिए, विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों का ही परिणाम है। विकास अधिगम और परिपक्वता का परिणाम होता है, राइट है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। देखिए, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास क्रमिक होता है। विकास क्या होता है? क्रमिक। काफी बार बता चुका हूँ, विकास क्रमिक होता है, ठीक है। या नहीं पूछ रहा है तो ये राइट हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन कि विकास क्रमबद्ध नहीं होता है बल्कि विकास क्रमबद्ध होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। विकास के प्रत्येक चरण सामाजिक अपेक्षाएं होती है और विकास क्रम से है होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है? साहचर्य अधिगम की बात कर रहे हैं, उसका उदाहरण नहीं है। क्रिया प्रसूत अनुकलन साहचर्य होता है, ठीक है। चिन्ह अधिगम ये भी साहचर्य होता है। निरीक्षण अधिगम ये भी साहचर्य होता है। आदत निर्माण साहचर्य नहीं होता है, यह असाहचर्य होता है। क्या होता है? असाहचर्य होता है, ठीक है। ये असाहचर्य अधिगम है, साहचर्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपके 4 नंबर ऑप्शंस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ठीक है। विकास लंबवतः सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, बिल्कुल सही बात है कि विकास जो है वर्तुलाकार होता है। विकास की गति की दर एक सी रहती है। विकास मस्तिष्कोन्मुखी क्रम में होता है। विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। देखिए, विकास केंद्र से बाहर होता है, बिल्कुल राइट है। विकास मस्तिष्कोन्मुखी क्रम में होता है, सिर से पैर की ओर, ये भी राइट है। और वर्तुलाकार होता है, ये भी राइट है। यहाँ जो है विकास की गति की दर एक सी रहती नहीं, विकास की गति की दर सभी के अंदर भिन्न भिन्न होती है, एक सी कतई नहीं रहती हैं, ठीक है। यहाँ राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य कौन सा है? व्यक्तिक समायोजन, व्यवहार का रूपांतरण, सामाजिक राजनीतिक चेतना, अपने को रोजगार के लिए तैयार करना। देखिए, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ जो उपयुक्त जो उद्देश्य होता है वो हमेशा व्यवहार का रूपांतरण होता है, व्यवहार का करना, व्यवहार का सीखना, ठीक है। व्यवहार का रूपांतरण इसका राइट आंसर रहेगा। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य व्यवहार का रूपांतरण, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आरटी 2009 से क्वेश्चन है। आरटी 2009 को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है और आरटी 2009 पे 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन 100% क्वेश्चंस जरूर आएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चंस, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है, ठीक है। देखिए ऑप्शंस देखिए आप, एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। बच्चा आपके कभी भी क्लास के अंदर आके एग्जाम मतलब
एडमिशन ले सकता है। वो सत्र के शुरुआत में लो या सत्र खत्म होने से 1 महीने पहले भी एडमिशन ले सकता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं होगी। ये बिल्कुल राइट है। फिर देखिए, एक बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। बिल्कुल, एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, ये भी याद रख लेना। और यदि विकलांग बच्चों की बात आती है तो 6 से 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों राइट हैं। तीसरा देखिए, एक बच्चे को अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण कराए। बिल्कुल, किसी भी स्कूल में वो स्थानांतरण करवा सकता है, इसमें उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। ये कथन भी RT 2009 के अंतर्गत राइट है। देखिए फिर अगला, आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा नहीं। आयु का प्रमाण पत्र यदि नहीं भी है तो भी उसका एडमिशन किया जाएगा। ठीक है, प्रमाण पत्रों की बाध्यता में किसी के एडमिशन को रोक नहीं सकते हैं। ये जो नियम है 2009 के अंदर बनाया गया है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मतलब आज के जो 20 ही क्वेश्चन थे, बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इन 20 क्वेश्चनों में से मैं आपको बता देता हूं कि लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन इन 20 में से कम 3 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पुटअप होंगे तो होंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ले रखी है उनका तो लगभग साइकोलॉजी के 15 टेस्ट हो चुके हैं, तो 15 में लगभग साइकोलॉजी उनकी पूरी कंप्लीट होने में ही है। ठीक है, मतलब हर एक टॉपिक उनका कवर होता जा रहा है। ठीक है, अगर अभी भी किसी को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो वो डायरेक्टली आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं और वहाँ से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से कुछ जो फ्री ऑफ कॉस्ट की जो PDFs वगैरह मैंने डाल रखी है वो आप वहाँ से ले सकते हैं और मुझे मैसेज करके किसी भी प्रकार की हेल्प ले सकते हैं। और टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, 9351794037। ठीक है दोस्तों, तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा रहा हूँ मॉडल पेपर्स। देखिए, पूरा विस्तृत सिलेबस तो मैं आपके यूट्यूब पे नहीं करवा पाता हूँ क्योंकि समय की बाध्यता के कारण। और बाकी जो लगभग मैं आपके PY की क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। ठीक है, और फिर भी आपके मॉडल्स पेपर जो है, मॉडल पेपर्स की सहायता से मैं आपके प्रत्येक टॉपिक्स को कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।